बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थायराइड मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोन, ठीक है। तो ये चैप्टर 77 अब हम स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारे पास किधर है? हमारे पास थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है? बिलो द लारिंक्स है। आइदर साइड जो है ना हमारे पास ट्रीकिया के है। इसके अलावा हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा 15 to 20 ग्राम इन एडल्ट इसका साइज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास ये सीक्रेट करता है थायरोक्सिन एंड T3। थायरोक्सिन को हम T4 भी कहते हैं। दोनों जो हार्मोन है वो हमारे पास मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और ये हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो है ना अगर हमारे पास थायराइड सिक्रीशन ना हो तो हमारे पास वो डिक्रीज़ कर सकते हैं अप टू 40 to 50%। इसके अलावा हमारे पास अगर थायराइड की सिक्रीशन एक्सट्रीम तक चली जाए तो हमारे पास 60 to 10% वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास थायराइड की सिक्रीशन जो है ना हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो हमारे पास फॉर्म करता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसके अलावा हमारे पास थायराइड सिक्रीट करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन भी हमारे पास थायराइड की सिक्रीशन में शामिल है। T3 एंड T4 के अलावा कैल्सिटोनिन भी थायराइड जो है ना ग्लैंड सिक्रीट करता है। सिंथेसिस अगर हम बात करें तो 93% जो मेटाबॉलिकली एक्टिव हार्मोन जो है ना हमारे पास थायराइड ग्लैंड में वो बनता है, वो हमारे पास बनता है थायरोक्सिन, और 7% हमारे पास बनता है T3। लेकिन हम अगर बात करें तो T3 जो है ना वो हमारे पास मोर पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू दी T4। अगर T4 ज़्यादा भी बने लेकिन फिर भी वो T3 में कन्वर्ट होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। तो और हमारे पास T3 जो है ना वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है, और यही बारी कह रहे कि हमारे पास थायरोक्सिन टिश्यू में कन्वर्ट होता है T3 में, और ये हमारे पास लिए फंक्शनली T3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों हार्मोन जो है ना क्वालिटेटिवली हमारे पास सेम है, लेकिन हमारे पास इंटेंसिटी और रिपीडिटी ऑफ एक्शन में दोनों डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास T3 वो है 4 टाइम मोर पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू दी थायरोक्सिन। और ये हमारे पास लेकिन हमारे पास ये है कि हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं इन ब्लड में इन मच स्मॉलर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास क्या है स्टीरॉयडल हार्मोन है, और ये हमारे पास ब्लड में ज़्यादातर टाइम नहीं रखते। और अगर हम बात करें तो हमारे पास T3 की T3 भी हमारे पास थायरोक्सिन के मुताबिक T3 भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम ब्लड में रहता है एज़ कम्पेयर टू दी थायरोक्सिन। इसके अलावा हम देखें फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारे पास एनाटॉमी बहुत सिंपल है। 77 में भी हमारे पास दिखाया गया है कि हमारे पास इसमें क्लोज्ड फॉलिकल्स होते हैं, तकरीबन 100 to 300 माइक्रोमीटर डायमीटर के फॉलिकल्स होते हैं, और वो हमारे पास एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसके हम कहते हैं कोलाइड्स, ठीक है। तो अगर ये नीचे डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये फॉलिकल्स है, और ये दरमियान में जो कलर किया हुआ है ये हमारे पास क्या है कोलॉइड्स है। कोलॉइड्स है, इस हमारे पास है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है फॉलिकल्स है, ठीक है। क्लोज्ड फॉलिकल है। तो हमारे पास ये क्यूबॉइड कोलॉइडल ये कौन लाई करता है इसको, इसका सराउंड करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, नीचे डायग्राम में भी है, और ये हमारे पास सिक्रीट करता है इंटीरियर टू दी फॉलिकल, मतलब कोलॉइड की तरफ इंटीरियर की तरफ जो है ना हमारे पास क्या करता है सिक्रीशन करता है। इसके अलावा हम देखें तो ये हमारे पास कोलाइड जो है ना मेनली जो है ना फॉर्म होता है लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन से, थायरोग्लोबुलिन से। ये थायरोग्लोबुलिन क्या होता है? ये हमारे पास थायराइड हार्मोन को अपने आप में स्टोर करवाने में मदद करता है। जब हमारे पास थायराइड हार्मोन सिक्रीट ना होते तो ये थायरोग्लोबुलिन में क्या होते हैं स्टोर होते हैं, और जब ये हमारे पास एक बार ये हमारे पास सिक्रीट हो जाए, ठीक है, जो तो ये हमारे पास फॉलिकल्स में एंटर हो जाते हैं, और इसके बाद हमारे पास ये कहते हैं कि फॉलिकल मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, और फॉलिकल जो है ना इसे बॉडी में डाल देता है। तो इसके अगर हम नीचे डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये है, हमारे पास फर्ज करो ये देखो हमारे पास क्या है फॉलिकल्स। अगर यहाँ कोलाइड से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कोलाइड से फर्ज करो थायरोग्लोबुलिन सिक्रीशन के टाइम स्टिमुलस आया, और हमें कह रहे हैं कि हमारे पास कोलाइड रिलीज़ करो, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे लेकिन फिर भी तो यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ से जो है ना थायरोग्लोबुलिन जाएगा, और यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल होते हैं, जहाँ जो है ना वो उसे डाल देती है। देखो ये हमारे पास ब्लड वेसल्स के सेल्स है, ब्लड के सेल्स है, ब्लड वेसल है, ब्लड सेल है, वहाँ पर इसे सिक्रीशन में डाल देता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो टाइम के साथ हम पढ़ेंगे आगे, बहुत एक्सप्लेन किए। थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारे पास ब्लड फ्लो, इस थायराइड ग्लैंड में जो हमारे पास ब्लड फ्लो वो 5 टाइम्स ज़्यादा है इसकी वेट के मुताबिक। ईच मिनट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, क्यों हमारी बॉडी में हर टाइम मेटाबॉलिज्म होता है, और हर टाइम जो है ना इसकी
सिक्रीशन इस ब्लड्स में होती है, जिसकी वजह से हमें पास इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारे पास ब्लड फ्लो अगर हम देखें तो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स में इतना जो है ना हमारे पास ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना हमारे पास थायराइड ग्लैंड में होता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास मुश्तमिल है सी सेल को हम जो हमारे पास सिक्रीट करती है कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, कैल्शियम लेवल को प्लाज्मा में रेगुलेट करवाता है। आयोडीन क्या है, आयोडीन हमारे पास थायरोक्सिन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 मिलीग्राम ऑफ हमारे पास इंजेस्टेड आयोडीन इसलिए ज़रूरी है, ठीक है, आयोडीन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो फॉर्म करे आयोडाइड्स ईच ईयर, ठीक है। हमारे पास 1 मिलीग्राम पर वीक जो है ना हमारे पास क्या चाहिए, आयोडाइड चाहिए। जब हम ठीक है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअली बात ये है कि जब हम लेते हैं तो वो आयोडाइड के फॉर्म में होते हैं, जब हम उसे यूज़ करते हैं थायरोक्सिन फॉर्मेशन के लिए तो वो हम उसे यूज़ करते हैं आयोडीन के फॉर्म में। तो इसलिए आयोडीन में कंफ्यूज नहीं होना, आयोडाइड इनएक्टिव फॉर्म में होता है और वो जो है ना हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो थायरोक्सिन के साथ कंबाइन हो जाए, और हमारे पास आयोडीन की कैपेबिलिटी है कि वो कंबाइन हो जाए थायरोक्सिन के साथ। आगे हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास कॉमन टेबल चार्ट में इस तरह होता है कि आजकल हम कॉमन टेबल चार्ट में भी हमारे पास आयोडीन होता है ताकि हमारे पास जो है ना ग्यूटर वगैरह की डिजीज़ ना हो जाए। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास आयोडीन अगर हम देखें तो हमारा नॉर्मली आयोडीन हमारे पास रिपीटली एक्सक्रीटेड होता है हमारी किडनी से, ठीक है। तो हमारे पास 1/5 जो है ना हमारे पास सेलेक्टिवली वो रिमूव होता है फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड बाय द सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड यूजेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। तो मतलब ये है कि जब हम आयोडीन लेते हैं तो सारा का सारा आयोडीन जो है ना हमारे पास किडनी नहीं फिल्टर करती, ठीक है। उसमें सिर्फ 1/5 जो है ना हमारे पास थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास आयोडाइड पंप अगर हम देखें तो सोडियम आयोडाइड सपोर्टर या आयोडाइड टैपिंग क्या है 77/2 डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पूरा फिनोमिना है कि किस तरह ये आयोडीन लेता है। अब हम पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज हम देखें तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन में कि हमारे पास क्या होता है कि आयोडीन की ट्रांसपोर्ट होती है किधर से, फ्रॉम द ब्लड इनटू द थायराइड ग्लैंडुलर सेल और थायराइड फॉलिकल। जो ब्लड से जो हमारे पास आयोडाइड है वो हमारे पास आएगा किधर, फॉलिकल्स में आएगा या थायराइड ग्लैंडुलर सेल में आएगा। उसके बाद बेजल मेम्ब्रेन ऑफ द थायराइड सेल जो है ना हमारे पास क्या करेगा, उसकी स्पेशल एबिलिटी है चौक के ताकि वो आयोडाइड को एक्टिवली पंप करे सेल के अंदर, ठीक है। और इसको पंप करने के लिए हमारे पास सोडियम आयोडाइड क्या चाहिए, जो है ना सिम्पोर्टर चाहिए ताकि वो हमारे पास आयोडाइड को जो है ना एक तरफ आयोडाइड को ले और दूसरी तरफ आयोडाइड को छोड़े, ठीक है, अक्रॉस द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमारे पास आयोडाइड को अगेंस्ट कंसंट्रेशन मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, तो हमारे पास क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपीएस पंप से। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास किधर है कि हमारे यहाँ पर जो है ना आयोडीन इधर आ रहा है, अंदर आ रहे हैं सेल के अंदर, और जो है ना उसके रिस्पॉन्स में ऊपर देखो तो हमारे पास सोडियम बाहर जा रहे हैं और सोडियम के बाहर जाने से पोटाशियम अंदर आ रहे हैं और उस पोटाशियम के अंदर आने से फिर सोडियम आ रहे हैं। मतलब ये कि हमारी जो है ना ब्लड में सोडियम मेंटेन रहेगा। ये नहीं है कि सोडियम बाहर निकल गया तो पोटाशियम अंदर आया और पोटाशियम के अंदर आने से जो है ना हमारे पास सेल डिपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो बात नहीं है, सोडियम सिर्फ इसलिए बाहर जाता है ताकि वो इंटरन पोटाशियम को अंदर ले सके और सोडियम के बाहर जाने से जो है ना आयोडीन अंदर आए। फिर वापस जो है ना आयोडीन जब अंदर आ जाता है तो सोडियम भी अंदर आ जाता है। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास सोडियम एटीपेज जो है ना उसकी एनर्जी देता है। तो ऊपर देखें तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है जो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है आयोडीन की ट्रांसपोर्ट के लिए, आयोडीन ना आयोडाइड की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अगर हम देखें तो when the pump of sodium out of the cell, not therefore established in the sodium concentration and gradient to facilitate diffusion of sodium into the cell, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सोडियम बाहर चले गया तो हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए सोडियम को फिर सेल के अंदर क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक तरफ सोडियम बाहर चला गया तो फिर हमने आयोडीन के साथ सोडियम को फिर जो है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए वापस ले लिया। तो इसके अलावा हम प्रोसेस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड आयोडाइड इन दी सेल स्कॉलिस आयोडाइड ट्रैपिंग, जब हम आयोडाइड ब्लड से लेंगे सेल के अंदर तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आयोडाइड ट्रैपिंग कहेंगे। आयोडाइड पंप होता है 30 टाइम जो है ना 30 टाइम जो है ना हमारे पास ब्लड से जो है ना अंदर सेल के अंदर आता है 30। और जब हमारे पास थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है और जब हमारे पास थायराइड हार्मोन एक्टिव होता है
ठीक है, मैक्सिमम तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 250 टाइम जो है ना आयोडाइड की कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज़ हो जाती है और आयोडाइड ट्रैपिंग हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए कि हमारे पास TSH जो है ना कंटिन्यूसली स्टिमुलस देता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस कि थायराइड हार्मोन सिक्रीट करवाओ। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास आयोडाइड की पम्प इसकी सिक्रीशन जो है ना डिमिनिश हो जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ होती है जिससे हम बाद में पढ़ेंगे। आयोडाइड जो है ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है थायराइड सेल में अक्रॉस द एपिकल सरफेस मेम्ब्रेन इनटू द follicles and by the colloid iodide pump counter transport of molecule pendering the thyroid epithelial cell also secrete the follicle thyroglobulin that contain tyrosine amino acid to which the iodine will bind। नेक्स्ट सेक्शन, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखें तो हमारे पास याद रखो कि हमारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह होगा। लेकिन टाइम के साथ अगर इस पैराग्राफ के बारे में सोचे तो इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक खास का क्या होता है, एक पेंडरिन का जो है ना काउंटर ट्रांसपोर्टर होता है जो हमारे पास आयोडाइड के बदले हमारे पास क्या करता है, कोलाइड को अंदर ले लेता है, ठीक है। तो हमारे पास कोलाइड को अंदर ले लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये है कि हमारे पास यही जगह जो है ना सेल का बेस है और ये हमारे पास क्या है, सेल का एपिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर पेंडरिन को देखो, ये पेंडरिन क्लोराइड को अंदर ले रहा है और क्लोराइड के नतीजे में पेंडरिन क्या कर रहा है, आयोडाइड को बाहर निकाल रहा है। तो ये हम जो है ना हमारे पास बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। तो थायरोग्लोबुलिन एंड केमिस्ट्री ऑफ द थायरोक्सिन अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ना थायरोफिन अगर फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन क्या है कि हमारे पास थायराइड सेल जो है ना हमारे पास टाइपिकली प्रोटीन सीक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल्स है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या सीक्रेट करते हैं, थायराइड के पास एक ही चीज़ होता है, वो हमारे पास होता है थायरोसिन। प्रोटीन सीक्रेटर ग्लैंडुलर सेल होते हैं। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास थायराइड सेल्स में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमारे पास गोल्गी अपरेटस होता है, ठीक है, ये वो बनाता है और ये हमारे पास जब वो बनाता है वो सीक्रेट होता है फॉलिकल से इनटू दी कोलाइड में चला जाता है और उस जो प्रोटीन है उसे हम क्या कहते हैं, थायरोग्लोबुलिन। इसका मोलिकुलर वेट क्या है, 3,35,000 और थायरोग्लोबुलिन जो है ना हमारे पास 17 थायरोसिन अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। वो 17 अमाइनो एसिड हमारे पास कंबाइन होता है आयोडीन से और हमारे पास थायराइड हार्मोन बनाते हैं। थायराइड हार्मोन अगर हम देखें तो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं थायरोक्सिन फॉर्म में, ट्राईआयोडोथायरोथीन फॉर्म में, ठीक है, और ये हमारे पास थायरोसिन अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के साथ तब तक होते हैं जब तक हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के साथ कोलाइड में तब तक होते हैं जब हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, अब हमने कहा था कि जब डाइट के ज़रिए हम लेते हैं क्या, आयोडाइड, उस आयोडाइड को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आयोडीन में। अब हम के बारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास जब थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन की बात आएगी तो हम आयोडाइड को कन्वर्ट करेंगे आयोडीन में और इसकी हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में। और आयोडीन को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंजाइम पेरोक्सीडेज के ज़रिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ज़रिए, ठीक है, पेरोक्साइड क्या है, पेरोक्सीडेज क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसके ज़रिए हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे और उसे आयोडाइड को आयोडीन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आयोडीन की फॉर्म इसलिए कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास ये इजली जो है ना हमारे पास कंबाइन होता है थायरोसिन के साथ और हमारे पास हार्मोन बनाने में हमारे पास मदद करता है। तो ये ऑक्सीडाइज आयोडीन जो है ना हमारे पास क्या होगा, सेल के अंदर बनेगा और हमारे पास जहाँ पर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल क्या होगा, भी हमारे पास गोल्गी अपरेटस से फॉर्म होगा और कोलाइड में स्टोर होगा, वहाँ पर ये भी होगा और हमारे पास पेरोक्सीडेज सिस्टम क्या होगा, बाज़ों का हेरिडिटी स्टॉप हो जाता है, मतलब बाज़ों का इस तरह की हेरिडिटी जो है ना फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री की वजह से जो है ना आयोडाइड की क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो तो हमारे पास आयोडाइड जो है ना आयोडाइड की फॉर्म में ही रह जाता है। तो हमारे पास क्या होती है, उन बंदों में हमारे पास बहुत ज़्यादा थायरोसिन की मेटाबॉलिज्म की डिफिशिएंसी होती है। आयोडीनेशन क्या है, आयोडीनेशन ऑफ आयोडीन एंड फॉर्मेशन ऑफ द ताहान। आयोडीनेशन बहुत सिंपल बात है, व्हाट इज़ आयोडीनेशन, व्हाट इज़ ऑर्गेनिफिकेशन। तो हमारे पास क्या है, जब आयोडीन जो है ना हमारे पास बाइंड हो जाए थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ तो हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के साथ जब आयोडीन मिल जाए तो हम कहेंगे ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ
थायरोग्लोबुलिन। ऑक्सीडाइज आयोडीन क्या है, वो हमारे पास एक मोलिकुलर फॉर्म है और ये हमारे पास डायरेक्टली जो है ना बाइंड होता है और हमारे पास स्लोली बाइंड होता है अमाइनो एसिड टायरोसिन के साथ। मतलब थायरोग्लोबुलिन के साथ तो फास्टली बाइंड होता है, लेकिन अमाइनो एसिड टायरोसिन के साथ स्लोली बाइंड होता है। ऑक्सीडाइज आयोडीन अगर हम बात करें तो ऑक्सीडाइज आयोडीन हमारे पास कौन करता है, थायराइड पर ऑक्सीडाइज से पहले हमने कहा। और ये हमारे पास ये है कि ये प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन का ये हमारे पास सेकंडों में और मिनटों में होता है। थायरोग्लोबुलिन जो है ना हमारे पास रिलीज़ करता है कौन, गोल्गी अपैरेटस से पहले हमने कहा कि गोल्गी अपैरेटस फॉलिकल सेल में बनाता है और कोलाइड में रिलीज़ करता है। और इट इज सिक्रीटेड थ्रू द एपिकल सेल। जो हमारे पास कोलाइड की तरफ जिस सेल का जो कोलाइड की तरफ जो मुंह है उसे हम कहेंगे एपिकल, और जिसका इंटरस्टिशियम या हमारे पास ब्लड वेसल्स की तरफ फेस है तो हम उसे कहेंगे बेस। तो ये एपिकल सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए कोलाइड के अंदर ये थायरोग्लोबुलिन जब फॉर्म होता है गोल्गी अपैरेटस में, तो ये हम उसे वहाँ पर कोलाइड में डाल देते हैं। आयोडीन जो है ना हमारे पास बाइंड होता है तकरीबन 1/6 ऑफ द थायरोसिन। मतलब ये नहीं कि हमारे पास एक थायरोसिन के लिए एक आयोडीन चाहिए, ठीक है ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन चाहिए ताकि हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो, हमारे पास हार्मोन बन जाए। तो आयोडीन सिर्फ बाइंड होता है 1/6 ऑफ दी जो है ना हमारे पास थायरोसिन। तो मतलब ये कि एक थायरोसिन के लिए 6 आयोडीन चाहिए। अब 77/3 अगर हम डायग्राम देखें तो 77/3 डायग्राम में ही हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है कि हमारे पास सक्सेसिव स्टेज ऑफ आयोडीनेशन हमारे पास बताई कि किस तरह हमारे पास आयोडीनेशन होता है और किस तरह हमारे पास थायरोक्सिन बनता है और हमारे पास T3 बनता है। तो हमारे पास पहले होगा कि थायरोसिन के साथ फर्स्ट कंबाइन होगा क्या, थायरोसिन के पास क्या होगा, फर्स्ट कंबाइन होगा हमारे पास सिंगल आयोडीन जिसे हम कहते हैं मोनो आयोडो थायरोसिन, ठीक है। थायरोसिन के साथ आयोडीन कंबाइन होगा तो हम कहेंगे मोनो आयोडो थायरोसिन। जब 2 आयोडीन कंबाइन होंगे तो हम कहेंगे डाई आयोडो थायरोसिन। जब 2 आयोडीन आपस में कन्वर्ट होंगे, मतलब 2 डाई आयोडो आपस में मतलब कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, T4 थायरोक्सिन। अगर एक डाई आयोडो, ठीक है, और 1 मोनो आयोडो तो हमारे पास क्या होंगे, T3 बनेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह जो है ना जो पहले थायरोसिन था, फिर मोनो आयोडो, फिर डाई आयोडो, फिर डाई आयोडो मोनो आयोडो मिलकर ट्राई आयोडो, फिर ट्राई आयोडो और मोनो आयोडो नहीं बल्कि सॉरी हमारे पास पहले क्या थायरोसिन था, फिर मोनो और डाई मिलकर ट्राई बनाता है, ठीक है, और टेट्रा कौन बनाता है, डाई मिलके। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास ये है कि हमारे पास T3 जो है ना जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 1/50 ऑफ द फाइनल हार्मोन है। मतलब हमारे पास T3 कम बनता है लेकिन सही तरीके से बनता है। मतलब इस तरह कि हमारे पास कम बनता है लेकिन काम के काबिल होता है, मोर पोटेंट, फास्ट एक्टिविटी, रिपीट एक्टिविटी होता है। और हमारे पास रिवर्स T3 का क्या मतलब है कि हमारे पास डाई आयोडो और मोनो आयोडो किस तरह हुआ कि कपलिंग इसकी हुई, ठीक है, रिवर्स्ड फॉर्म में। T3 डज नॉट अपीयर टू बी फंक्शन। मतलब ये कि रिवर्स T3 में क्या हुआ कि हमारे पास कपलिंग हुई रिवर्स्ड फॉर्म में और हमारे पास ये जो है ना नॉर्मल T3 की तरह फंक्शन नहीं करता ह्यूमन में, कि शायद ये हमारे पास एनिमल में काम करे। अब स्टोरेज ऑफ थायरोग्लोबुलिन क्या है, थायरोग्लोबुलिन हमारे पास इससे पहले हमने कहा कि थायरोग्लोबुलिन हमारे पास स्टोर करता है क्या, हार्मोन को। यहाँ जब थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल हमारे पास हार्मोन स्टोर कर लेता है तो हमारे पास इसके पास ये हमारे पास कोलाइड में स्टोर होता है, ठीक है, और हमारे पास ये हमारे पास तकरीबन 30 थायरोक्सिन मॉलिक्यूल अपने आप पास स्टोर कर लेता है, थायरोक्सिन और फ्यू T3। मतलब T3 बहुत कम, थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि थायरोक्सिन बाद में कन्वर्ट होगा किस में, T3 में। तो हमारे पास ये कि थायराइड हार्मोन जो है स्टोर होता है इन द फॉलिकल और हमारे पास सफिशेंट अमाउंट में, ताकि हमारे पास जब स्टिमुलेशन हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ये रिलीज़ हो सके। अब हमारे पास कहते हैं रिलीज़ ऑफ द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन किस तरह रिलीज़ होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे थायरोग्लोबुलिन जो है ना हमारे पास सर्कुलेटर में नहीं होते, वो हमारे पास कोलाइड में ही रहते हैं। जब हमारे पास थायरोक्सिन एंड T3 की हमारे पास ज़रूरत होती है तो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन से हम T3 और T4 को जो है ना विच इज़ नॉन एज थायरोक्सिन को T4 भी कहते हैं, और उसको हम थायरोग्लोबुलिन से क्लीव कर लेते हैं और ब्लड में हम डाल देते हैं। ये अब हम किस तरह डालेंगे, जो एपिकल सरफेस ऑफ थायराइड सेल है वो टूवर्ड किस तरफ है, वो टूवर्ड हमारे पास क्या है, कोलाइड है। वो क्या करेगा, तो पिनोसाइटोटिक वेसिकल जो है ना क्या करेगा, इस थायरोग्लोबुलिन को अलॉन्ग विद थायरोक्सिन T3 जो है ना हमारे पास सक कर लेगा, ठीक है।
और जब ये सक कर लेगा तो हमारे पास फिर लाइसोसोम्स इन सेल्स के दरमियान होंगे, सेल में होंगे जिसका नाम है फॉलिकल। उस फॉलिकल में जो हमारे पास सेल होंगे वो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन को क्लीव करेंगे T3 एंड T4 से, और जब वो हमारे पास डाइजेस्टिव वेसिकल जो है ना कंटेनिंग एंजाइम होंगे उस लाइसोसोम में, ठीक है, वो हमारे पास मल्टीपल प्रोटीज एंजाइम भी हो सकते हैं। वो क्या करेंगे, सेल के अंदर थायरोग्लोबुलिन को T3 एंड T4 से अलग करेंगे और वो जो T3 T4 है उसको बेस की तरफ भिजवाएंगे और हमारे पास कैपिलरी में वो चले जाएंगे। फ़र्ज़ करो मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास फ़र्ज़ करो ये सेल है, ठीक है, सेल है, और अगर इस सेल में हम देखें तो हमारे पास ये है कि हमारे पास ये सेल का कौन सा सिरा है, ये हमारे पास सेल का क्या है, एपिकल है, और ये सेल का कौन सा सिरा है, ये सेल का बेस है, ठीक है। तो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन किधर होता है, इधर हमारे पास क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन होता है। जब हमारे पास थायरोग्लोबुलिन की ज़रूरत होती है तो पिनोसाइटोटिक वेसिकल के ज़रिए वो थायरोग्लोबुलिन इस सेल के अंदर जाएगा। जब इस सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर लाइसोसोम्स होंगे, वो इसे थायरोग्लोबुलिन को T3 T4 से रिमूव करेंगे और वो T3 T4 क्या होगा, इस बेस के ज़रिए, ये बेस है ना, ये दूसरी तरफ बेस है, तो ये इस बेस के ज़रिए इस ब्लड में ऐड हो जाएगी और ये ब्लड में जो है ना जाकर मेटाबॉलिज्म करवाएंगे। तो ये सिंपल पाथवे हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये बता रहा है कि तो ये हमारे पास सारा पाथवे था जो मैंने बता दिया। बाजू का इस तरह के बाजू का थायरोग्लोबुलिन क्या करते हैं, जो हमारे पास कोलाइड में होते हैं उसकी जो है ना एंडोसाइटोसिस होती है आफ्टर बाइंडिंग विद दी मैगेलिन, ठीक है। ये होते हैं बाजू का थायरोग्लोबुलिन की जो कोलाइड में होते हैं वो थायराइड सेल के अंदर ना कि पेनोसाइटोटिक वेसिकल के ज़रिए बनते हैं, बल्कि हमारे पास एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर होते हैं, लेकिन पहले वो कंबाइंड होंगे मैगेलिन के साथ, ठीक है। मैगेलिन के साथ फाइंड होगी जो हमारे पास प्रोटीन है जो ल्यूमिन में या कोलाइड में हमारे पास ल्यूमिन मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल में पाई जाते हैं। जब वो मैगेलिन के साथ कंबाइंड होंगे तो मैगेलिन के साथ कंबाइंड होने के बाद एपिकल पार्ट पे इनकी पेनोसाइटोटिक वेसिकल के बजाय हमारे पास पेनोसाइटोटिक वेसिकल के बजाय एंडोसाइटोसिस होगा और वो जो है ना मैगेलिन थायरोग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो जो है ना हमारे पास क्रॉस होगा अक्रॉस द सेल बाय द ट्रांससाइटोसिस इनटू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और ये जो है ना सेल में एपिक्स से जाएगा बेस की तरफ और हमारे पास ट्रांससाइटोसिस के ज़रिए जाएगा एलोंग विद द मैगेलिन थायरोक्सिन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर जो मैगेलिन होगा वो रिमेन बाइंड होगा टू दी थायरोग्लोबुलिन और हमारे पास कैपिलरी ब्लड में शामिल होगा। तो दो किस्म की पाथवे होगी, या तो पेनोसाइटोटिक वेसिकल के ज़रिए सेल के अंदर जाएगा, लाइसोसोम उसे ब्रेक डाउन करेगा और हमारे पास बेस के ज़रिए ब्लड में शामिल हो जाएगा, या तो इस तरह होगा कि एपिक्स के सरफेस पर हमारे पास मैगेलिन के साथ कंबाइंड होगा, एंडोसाइटोसिस होगा और ट्रांससाइटोसिस के ज़रिए बेस के ज़रिए फिर हमारे पास निकल जाएगा ब्लड में। तो हमारे पास अबाउट 3/4 अगर हम देखें तो आयोडीनेटेड टायरोसिन जो होता है वो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन जो है ना नेवर बिकम थायराइड हार्मोन्स बट रिमेन मोनोआयोडोन। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास इस तरह नहीं है कि हमारे पास थायरोग्लोबुलिन में जो है ना हमारे पास या हमारे पास हर टाइम जो है ना बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं, हम ये समझते हैं कि T3 T4 रिलीज़ ना हुआ तो हमारे पास वो ज़ाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादातर जो फॉर्म में स्टोर होता है वो हमारे पास मोनो और डाइड में होते हैं, ठीक है। जो मोनोडाई में होते हैं उसमें जो है ना उसकी जो मोनोडाई में जो आयोडीन होता है वो वापस जो है ना क्या होता है उससे क्लीव करके रिलीज़ होता है और वो आयोडीन जो है ना फिर हम बॉडी में यूज़ होते हैं। तो हमारे पास कहते हैं कि जब हमारे पास थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल की डाइजेशन होगी तो उससे क्या होगा, थायरोक्सिन ठीक है थायरोनिन जो है ना रिलीज़ होंगे, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि आयोडीनेटेड थायरोसिन जो हमारे पास है जो हमारे पास अभी फ्री है थायरोग्लोबुलिन से वो हमारे पास आयोडीन हमारे पास बॉडी में फिर रिसाइकल होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारे पास देयर आयोडीन इज क्लीव्ड फ्रॉम देम बाय द डीआयोडीनेज एंजाइम। डीआयोडीनेज एंजाइम स्पेशली मोनो एंड डाई आयोडो से आयोडीन निकलवाएगा, ना कि T3 T4 से। ऑलरेडी वो मौजूद है लेकिन हमारे पास जो मोनो एंड डाई होगी उससे वो आयोडीन निकलवाएगा विद द हेल्प ऑफ डीआयोडीनेज एंजाइम। और ये डीआयोडीनेज एंजाइम जो है ना हमारे पास क्या करेगा, उसको वापस निकलवाएगा और वो आयोडीन फिर हमारी बॉडी में फिर हम यूज़ करेंगे, रिसाइकलिंग प्रोसेस होगा। डेली रेट ऑफ द जो है ना थायरोसिन हमारे पास या T3 कितना चाहिए, थायरोक्सिन 93% जो है ना थायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड में, उसमें थायरोक्सिन जो है ना हमारे पास ज़्यादा होता है और हमारे पास T3 जो है ना सिर्फ 7%। इससे पहले भी का तो हमारे पास फ्यू डेज हमारे पास है कि 1/2 ऑफ द थायरोक्सिन जो है ना स्लोली डीआयोनेटेड होता है और हमारे पास T3 बनवाता है। इसलिए पहले हमने कि टिश्यू लेवल पर ये जो है ना T4 जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं T3 में।
ठीक है। तो हमारे पास जो मेनली T3 होता है वो हमारे पास फंक्शनली एक्टिव होता है और हमारे पास काम करते हैं मोर पोटेंट होता है, इसलिए 35 माइक्रोग्राम जो है ना हमारे पास पर डे T3 ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोक्सिन टू टिश्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास थायरोक्सिन हो गया, ट्राईआयोडोथायरोनिन हो गया, ये हमारे पास किस तरह होते हैं कि हमारे पास एक स्टीरॉयडल प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारे पास ये बाइंड होंगे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो है ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इनके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास लीवर बनाता है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और हमारे पास थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री अल्बुमिन एंड अल्बुमिन, ठीक है। तो हमारे पास एक थायरोक्सिन एंड T3 हमारे पास क्या करते हैं, स्लोली रिलीज होता है इनटू द टिश्यू सेल्स, क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ही बाइंड होते हैं। थायरोक्सिन क्या है, रिलीज जो है ना टिश्यू के लेवल पे स्लोली होते हैं और हमारे पास हाफ ऑफ द थायरोक्सिन इन ब्लड में जो है ना रिलीज़ होता है टिश्यू में, ठीक है, अबाउट 6 डेज़, मतलब 6 दिनों में हमारे पास हाफ थायरोक्सिन जो है ना ब्लड में रिलीज़ होता है और हाफ T3 जो है ना हमारे पास क्या होता है 1 डे में, क्योंकि हमारे पास जब थायरोक्सिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं तो उसकी एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ थायरोक्सिन की ज़्यादा होती है और T3 की कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास लो एफिनिटी की बेस पर वो कम दिनों में रिलीज़ होता है 1 डे में T3 और हमारे पास T4 ज़्यादा दिनों में 6 डेज़ में रिलीज़ होता है। अपॉन इंटरिंग टिश्यू सेल, जब हमारे पास टिश्यू सेल के अंदर वो इंटर हो जाए थायरोक्सिन, तो अगेन जो है ना हमारे पास सेल के अंदर प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। जिस तरह हम और इस तरह हम कहते हैं कि थायरोक्सिन बाइंडिंग जो है ना, इससे पहले जो मैंने अल्फाज कहे कि स्ट्रॉन्गली बाइंड होता है थायरोक्सिन के T3 के मुताबिक, तो वही बात ही कवर करें। अब हमारे पास थायराइड हार्मोन जो है ना हम बताए तो हमारे पास है स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। हाँ, ये हमारे पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास थायरोक्सिन जो है ना हमारे पास एक स्टीरॉयडल प्रोटीन है, उसकी स्टीरॉयडल प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टीरॉयड ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है, स्टीरॉयडल। तो ये हमारे पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब हमारे पास एक बंदे को हम इंजेक्शन के ज़रिए थायरोक्सिन इंजेक्ट करें, ठीक है, तो हमारे पास ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास 10 डेज़ में वो हमारे पास पीक पर पहुँच जाए, 20 डेज़ में फिर भी थोड़ा बहुत पीक पर है, 30 डेज़ में वो डिक्रीज़ होगा, 40 डेज़ में तकरीबन एक इंजेक्शन के ज़रिए हमारे पास 1 महीने 10 दिन वो हमारे पास बॉडी में रहा, इतना टाइम तक हमारी बॉडी में रखा। तो ये हमारे पास के लिए ये एक लॉन्ग लेटेंट पीरियड के लिए हमारे पास बॉडी में एक्टिविटी करता है और मैक्सिमम इन 10 to 12 डेज़, और मैक्सिमम एक्टिविटी कब करता है 10 से लेकर 12 दिनों में, ठीक है, मैक्सिमम। देखो 10 डेज़ में हमारे पास ग्राफ पीक पर है, ठीक है, और 15 डेज़ में हमारे पास फिर थोड़ा डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बाज़ों का इस तरह कि हमारे पास 6 वीक से लेकर 2 मंथ तक भी काम करते हैं। T3 हो गया, और जो हमारे पास 4 टाइम रिपीटली होता है एज कम्पेयर टू थायरोक्सिन, और हमारे पास लेटेंट पीरियड अगर हम देखें तो हमारे पास 3 to 12 आवर और हमारे मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटी 2 to 3 डेज़, ठीक है। तो हमारे पास T3 जो है ना हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है 4 टाइम थायरोक्सिन के। तो ये सब जो है ना हमारे पास पोटेंटनेस ऑफ द T3 बता रहा है। और लेटेंसी और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एक्शन हार्मोन क्या करते हैं, प्रोलिटिकलिटी की होते हैं कि हमारे पास इससे पहले क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा में प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, ना हो तो वो कैपिलरी के जरिए फिल्टर होते हैं टिश्यू में, ना कुछ, तो इसलिए हमारे पास स्लो रिलीज की वजह से उनकी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं बॉडी में। थैंक यू। अगर समझ ना आया तो पैसा वसूल।